हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन बैंक के अनुसार हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक सभी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एथेन C2H6 में सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है। देखो C2H6 तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध है और प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो यहां पर कुल बंधों की संख्या कितनी है? कुल बंधों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। दूसरा है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। तीसरा है ग्लेसल एसिटिक अम्ल का गलनांक कितना होता है। ग्लेसल एसिटिक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो 290 केल्विन होता है। चौथा, कार्बन परमाणु में पाई जाने वाली मुख्य विशेषताएं हैं जो उसे पृथ्वी पर एक सर्वतोमुखी तत्व बनाती है। तो पहली विशेषता है कार्बन की सतु संयोजकता और दूसरा है कार्बन में संकलन का गुण धर्म। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अतः आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है? दोनों सही है। कार्बन की दो मुख्य विशेषता है कार्बन की सतु संयोजकता और कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण धर्म। इन्हीं दो गुण धर्मों की वजह से प्रकृति में कार्बन यौगिकों की एक विशाल संख्या देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 5 है कि कार्बन के अपर रूप कौन से यौगिक है, ये हमें बताना है। तो आप सब जानते हैं कि कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को कहते हैं आपके विषम परमाणु। क्या कहते हैं? विषम परमाणु। ठीक। दूसरा प्रोपेन नॉन, देखो क्या दिया हुआ है? नॉन। प्रोपेन धन ऑन में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है? तो ये किससे बना होगा? प्रोपेन धन ऑन। और ऑन किसका है? अनुलग्न आपके कीटोन समूह का। तो यहां पर कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन। फिर प्रोपेन नेल, प्रोपेन धन एल, तो कौन सा समूह जुड़ा हुआ है यहां पर? एल्डिहाइड। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। प्रश्न संख्या 4, CH3CH2OH यानी एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हो रही है आपके किसकी उपस्थिति है? एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 या फिर H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां पर क्या बन रहा है? CH3COOH बन रहा है, यानी एसिटिक अम्ल बन रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो वो अभिक्रिया होती है आपकी उपचयन अभिक्रिया अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पांचवी खाली जगह है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करके संतृप्त यौगिक प्राप्त करते हैं? कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है? निकल का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है जो आपके असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा के अंदर बदलने का काम करते हैं। छठा ब्यूटेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह। ब्यूटेनॉन, नॉन यानी कि कीटोन समूह है। सातवां एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन श्रेणी का CnH2n+2। आठवां एल्किन का सामान्य सूत्र, एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। 10वां ब्यूटेनोइक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है? ब्यूटेनोइक अम्ल। देखो ब्यूटेन धन ओइक अम्ल,
किसमें लगता है? ये लगता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसमें लगता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। तो यहां पर क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। क्या करना है? मिलान करना है। यहां पर इसके नीचे दो और ऑप्शन दिए हुए हैं, वो यहां पर मैं लिख लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे कि वो ऑप्शन क्या क्या है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो दिया हुआ है हेक्सेन, और पांचवा दे रखा है आपका मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, और आगे इनकी श्रेणी दी हुई है। इसका लिखा हुआ है विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन। विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन, और यहां पर लिखा हुआ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हमें क्या करना है? आपस में मिलान करना है। देखो एथेन क्या है? तो एथेन है, वो है आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होता है। फिर बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। तो ये क्या है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? एरोमेटिक। ये हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं। फिर है प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध होता है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है। फिर हेक्सेन, हेक्सेन क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध है, यानी लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिर मेथिल एल्कोहल, तो ये क्या है? विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि देखो मेथिल एल्कोहल CH3OH, CH3OH, तो यहां पर हाइड्रोजन की जगह किसने ली है? OH समूह ने ली है। तो ये विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 7। आगे प्रश्न संख्या 8, IUPAC का पूरा नाम बताइए और निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। आप सबको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। अब निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं। पहला है CH3CH2OH, तो इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। एथेनॉल, एथेन धन ऑल, एथेनॉल। दूसरा है CH3COCH2CH3। देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4, और यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? कीटोन समूह। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 2 पे है ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, यानी 2 पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? कीटोन समूह। तीसरा है CH3CHO, कार्बन कितने हैं? 2, और साथ में कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? CHO समूह, यानी एल्डिहाइड समूह। तो क्या होगा? इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। एथेन दल एल, एथेनॉल। अगला चौथा C4H9OH, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एल्कोहल। कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटेन, कार्बन 4 है तो ब्यूटेन 1 ऑल, यानी ब्यूटेनॉल। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को चाटिए। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आप सबको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होता है, और असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है। तो यहां पर संतृप्त कौन कौन से हो जाएंगे? देखो संतृप्त प्रोपेन, क्योंकि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होगा। फिर आपका साइक्लोहेक्सेन, क्या कह सकते हैं? हेक्सेन, ये क्या है? आपके संतृप्त है। बाकी ब्यूटीन और एथाइन, ये दोनों कैसे हैं? असंतृप्त है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि असंतृप्त कौन कौन से हैं? असंतृप्त है आपके ब्यूटीन और आपका एथाइन। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 10, संतृप्त तथा
असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में अंतर लिखना है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बीच में आपको अंतर बताना है। देखो यहां पर हमने उत्तर लिख रखा है। एक तरफ हमने लिखा है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और दूसरे भाग में लिखा है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त का मतलब है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होगा, और असंतृप्त का मतलब है जहां कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध होगा या फिर त्रिआबंध होगा। तो पहला बिंदु है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध होता है उसे संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। फिर असंतृप्त वे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो त्रिआबंध या द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं, उन्हें असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। संतृप्त जो कार्बन यौगिक हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक ये योगात्मक अभिक्रियाएं अथवा संकलन अभिक्रिया करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करते हैं, वही असंतृप्त कार्बन यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण है एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, और असंतृप्त के उदाहरण है एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्य और एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की कि अपमार्जक साबुन से बेहतर है, कैसे समझाइए। अपमार्जक साबुन से बेहतर होते हैं, कैसे समझाना है। तो पहला तर्क है कि जो साबुन है, साबुन कठोर पानी में उपयोग नहीं किए जा सकते, यानी साबुन है वो कठोर जल के अंदर काम में नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये कठोर जल के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते, जबकि अपमार्जक का उपयोग कठोर जल के साथ किया जा सकता है। तो पहला आपका प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि साबुन कठोर जल के साथ किसी भी प्रकार के काम के नहीं है, लेकिन अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों ही प्रकार के जल के साथ अच्छे तरीके से कार्य करता है। साबुन अम्लीय जल में प्रयोग नहीं किए जा सकते, जबकि अपमार्जक अम्लीय जल के अंदर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इन दो फायदों की वजह से ही, पहला तो अपमार्जक आपके कठोर और मृदु सभी प्रकार के जल में उपयोगी है, दूसरा आपका अपमार्जक अम्लीय जल में भी उपयोगी है लेकिन साबुन नहीं है। तो इन दो फायदों या लाभदायक स्थिति की वजह से अपमार्जक साबुन की तुलना में बेहतर है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 12। समजातीय श्रेणी को उदाहरण सहित समझाइए। समजातीय श्रेणी को उदाहरण के साथ में समझाना है। तो देखें, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, तो उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन को केवल और केवल एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। और समजातीय श्रेणी में प्रत्येक जो क्रमशः कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में CH2 इकाई का क्या होता है, अंतर होता है। जैसे यहां पर CH4 और C2H6, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, CH2 अणु का अंतर है। इसी तरह C2H6 और C3H8, इनमें भी आपके CH2 इकाई का क्या है, अंतर है। तो ये होगी समजातीय श्रेणी की परिभाषा और इसकी विशेषता। अगला प्रश्न संख्या 13। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें क्या पदार्थ मिलाते हैं, और इस पदार्थ के सेवन का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो जो औद्योगिक एथेनॉल होता है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, मेथेनॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, मेथेनॉल, CH3OH। ठीक है, अब औद्योगिक उपयोग के लिए जो उत्पादित एथेनॉल है उसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है, ताकि मेथेनॉल क्या है, एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है, और मेथेनॉल जहरीला पदार्थ होने के कारण ही एथेनॉल को पीने के लिए क्या बना देता है, अनुपयुक्त यानी अनुपयोगी बना देता है, जहरीला बना देता है। और एल्कोहल को नीले रंग में रंगने के लिए इसमें अलग अलग रंगों को भी मिलाया जाता है, ताकि जो एल्कोहल है उसके आसानी से क्या की जा सके, उसकी आसानी से पहचान की जा सके कि ये कौन सा एल्कोहल है, विकृत एल्कोहल है, यानी विषैला, या कह सकते हैं कि ओरिजिनल एल्कोहल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि औद्योगिक जो एथेनॉल होता है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है, जो कि काफी जहरीला पदार्थ होता है, और उस पीने योग्य एथेनॉल को ये कैसा बना देता है, अनुपयोगी यानी विषाक्त यानी जहरीला बना देता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसके अलावा एल्कोहल को नीले रंग में रंगने के लिए इसमें अलग अलग रंगों को भी मिलाया जाता है,
जिससे ये पहचान हो सके कि इस अल्कोहल के अंदर मेथेनॉल मिला हुआ है, यानी ये कैसा अल्कोहल है, विकृत अल्कोहल है और इस अल्कोहल का उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 14, मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। किसकी? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखो मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, यानी एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो कार्बन का एक परमाणु चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी करता है। तो इस तरह पहले से कार्बन के पास 4 थे और 4 की इसने क्या कर दी, साझेदारी। तो कार्बन के भी 8 पूरे हो गए, और हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ या एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, साझेदारी। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह किसका निर्माण होता है, CH4 अणु का निर्माण होता है। फिर अगला है एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखो एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H2, यानी कि यहां पर 2 कार्बन परमाणु है और यहां पर सॉरी C2H4, और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहां पर देखो कार्बन है, कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, और एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। तो आपके सामने संरचना दी हुई है, जिसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, और दोनों हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, और इस तरह क्या बना रहा है, C2H4 का निर्माण कर रहा है। फिर बात करें एथाइन की, एथाइन का सूत्र होता है C2H2। यहाँ पर एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी। तो यहाँ पर दिख रहा है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, और एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। तो इस तरह कौन सी संरचना बनेगी, C2H2 की संरचना बनेगी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 की, C2H6, C3H8, C2H6, CH4, यहां पर C3H6 है, ठीक है। फिर CH4 और C2H2, इसमें से किस में संकलन अभिक्रिया होती है, इसमें से किस में संकलन अभिक्रिया होती है, आपको बताना है। देखो संकलन अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। और जो योगात्मक अभिक्रिया होती है वो केवल और केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर होती है। इसमें होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर होती है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो पहले से कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे जुड़े हुए होते हैं। तो हाइड्रोजन का योग किसमें हो सकता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इनमें से असंतृप्त कौन कौन है, तो इनमें से असंतृप्त है आपके, एक तो ये C3H6, फिर आपका C2H2, ये दोनों, एक तो C3H6 यानी कौन सा है ये, प्रोपीन, है ना, और C2H2 यानी कि एथाइन। इन दोनों के अंदर संकलन अभिक्रिया होगी। बाकी तीनों C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और CH4 मेथेन। ये आपका क्या है, CH4 है मेथेन। तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मेथेन, एथेन और प्रोपेन ये तीनों क्या है, एल्केन श्रेणी के सदस्य है, अतः इनमें संकलन अभिक्रिया नहीं होगी। बाकी जो दो हैं आपके, कौन कौन, एक तो आपका प्रोपिन C3H6 और एक आपका एथाइन C2H2, ये दोनों कैसे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अतः इनमें संकलन अभिक्रिया, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया अथवा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ये दोनों अभिक्रिया इन दोनों यौगिकों के अंदर होगी। ठीक, प्रश्न संख्या 16, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाओ। तो देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या अन्य समूह के द्वारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा विस्थापित हो जाता है, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पर मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हो रही है, तो मेथेन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, और क्या बन रहा है आपका HCl। तो यहां पर अभिक्रिया में CH4 का एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, और यह क्रिया
मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही के द्वारा होती है। तो जब आपके हाइड्रोकार्बन में उपस्थित किसी एक परमाणु या परमाणु का समूह है, उसका विस्थापन किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा किया जाता है, तो वो अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 17 है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? और CO2 में सहसंयोजी आबंध की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनाइए। तो देखो, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो आबंध होता है, वो कहलाता है सहसंयोजी आबंध। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी आबंध कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन के दो परमाणु क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। कार्बन के एक परमाणु के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े होते हैं? दो ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तथा कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 4 इलेक्ट्रॉन की। जबकि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 2 की। तो जो CO2 अणु है उसमें एक कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ करता है। तो यहां पर आपका कार्बन परमाणु दिया हुआ है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहां पर 2 ऑक्सीजन परमाणु है और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपका एक कार्बन परमाणु है वो प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी करता है और क्या बनाता है? CO2 अणु बनाता है। तो CO2 अणु में 2 द्विआबंध है। कितने 2 आबंध है? 2 आपके द्विआबंध है। ठीक है। और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 2 जोड़ी बिना साझा किए इलेक्ट्रॉन है। CO2 में सभी परमाणुओं का अष्टक पूरा है, यानी एक कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या करता है? CO2 अणु का निर्माण करता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 18। देखो, प्रश्न संख्या 18 आपके सामने दिया हुआ है। नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूहों के नाम और उदाहरण दिए गए हैं के सूत्र लिखिए। देखो, पहला है हेलो प्रकार्यात्मक समूह। इसके उदाहरण दिए हुए हैं। पहला है क्लोरोप्रोपेन, दूसरा है ब्रोमोप्रोपेन। अब हमें क्या लिखने हैं? इनके सूत्र। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सूत्र। तो देखो सूत्र कैसे लिखेंगे? क्लोरोप्रोपेन क्या है? क्लोरोप्रोपेन। तो मेथ, एथ और प्रोप। तो देखो CH3 CH2 CH2Cl, ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। मेथ, एथ, प्रोप और उसके साथ कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। ये दूसरा है ब्रोमोप्रोपेन। तो CH3 CH2 CH2 और Br। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। फिर है एल्कोहल प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल, यानी कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? आपका एल्कोहल समूह। तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र मैं इधर लिख लेता हूं। CH3 CH2 CH2OH, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। फिर है आपका प्रोपेनेल। क्या लिखा हुआ है? प्रोपेनेल। तो कैसे लिखेंगे प्रोपेनेल के लिए? CH3 CH2 CHO, ये किसका हो जाएगा? प्रोपेनेल का। फिर प्रोपेनॉन, यानी कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? कीटोन समूह। तो देखो CH3 COO और यहां पर हो जाएगा CH3, ये कौन सा समूह जुड़ा हो जाएगा? प्रोपेनॉन, क्योंकि यहां पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? कीटोन समूह। फिर है पांचवा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? प्रोपेनोइक अम्ल। तो कैसा होगा? CH3 CH2 और आपका C, देखो प्रोपेनोइक अम्ल। तो CH3 COOH, क्या होगा? CH3 CH2 COOH, ये हो जाएगा आपके प्रोपेनोइक अम्ल का। तो इस तरह हमने आपके अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं।
उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे और इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक खुद बोर्ड के द्वारा ही जारी की गई है। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।